राधे राधे दोस्तों, मैं नीरज एचसीजी इंस्टीट्यूट से। स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का फोर्थ चैप्टर लेके आ चुका हूँ। इससे पहले मैंने चैप्टर थर्ड की कंप्लीट वीडियोस बना रखी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स से वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कमेंट जरूर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, भारत के विदेश संबंध। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स के थ्रू ही एक्सप्लेनेशन देते हुए चलता हूँ, क्योंकि ये हमारी थोड़ी सी लॉन्ग वीडियोस हैं, जो कि डिस्क्रिप्शंस डीपली हम उस पर बात करेंगे। कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है वो बात करेंगे, 1 मार्क्स की कौन सा आ सकते हैं वो बात करते हैं। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, बट आप कंप्लीट वीडियो देखिए तभी आप जो है कंटेंट आपका क्लियर होगा। अदरवाइज आप स्किप करते चलेंगे तो वैसे ही आपके माइंड से टॉपिक हट जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है आपका भारत के विदेश संबंध। अब विदेश संबंध का मतलब होता है क्या है, पहले वो समझ में आना चाहिए आपको कि एक कंट्री के लिए विदेश संबंध जरूरी क्यों होते हैं। देखो, अगर बाय चांस आप पड़ोस में रहते हो, ठीक है, और आपके पड़ोस के आसपास आप एक एरिया में रहते हो, आसपास आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो इन फ्यूचर बाय चांस आप कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो ये जो पड़ोसी हैं आपके, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके इनसे संबंध अच्छे हैं। ठीक इसी प्रकार से देश होता है। अगर एक कंट्री जो है, अगर उसके बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे हैं, तो इन फ्यूचर बाय चांस कभी कोई आपदा आती है या कोई डिस्ट्रक्शन होता है, तो उस कंडीशन में या व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए आपको बाकी अदर कंट्रीज चाहिए होती है। इट मीन्स क्या, अगर आपके विदेश संबंध अच्छे हैं तो आपको हर तरह की सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपके विदेश संबंध सही नहीं है तो जाहिर सी बात है, कोई ना कोई आपसे मुंह काटेगा। जैसे कि आपका एग्जांपल के लिए हम पाकिस्तान ले सकते हैं। पाकिस्तान के सपोर्टर कोई है नहीं यहाँ पे, एक आधे चाइना या छुप छुप के आप अमेरिका को कह सकते हो, ये सब जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी किसी रीजन से ही कर रहे हैं। अदरवाइज पाकिस्तान के विदेश संबंध एज कंपेयर टू किसी भी एनी अदर कंट्रीज सही नहीं है। ठीक है, तो विदेश संबंध क्यों जरूरी है, क्या होता है, इससे प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, हम वही जो है वो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि विदेश संबंध क्या है और भारत के विदेश संबंध पहले अपने देशों के साथ, जो आस पड़ोस देश है, उनके साथ कैसे थे और कैसे कैसे डेवलपमेंट होते चले गए, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो जरा आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन कर लीजिए। तो एनसीईआरटी बुक्स में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं वही पढ़ाता हुआ चलूंगा आपको। तो एनसीईआरटी बुक्स में पहला ही टॉपिक दे रखा है आपको, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संदर्भ लिखने की जरूरत है नहीं इसको वैसे, ठीक है ना। इसको बस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या है आपका। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट आपका अंतरराष्ट्रीय संदर्भ है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली आपको पता ही है कि भाई बॉन्डिंग बनानी कितनी जरूरी है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे आ गए, विदेश संबंध आपके अच्छे नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि भाई अदर कंट्रीज आपको सपोर्ट नहीं करेगी, फिर चाहे आपका व्यापार हो, ट्रेड हो, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है आप अपना प्रोडक्ट अपने ही देश में तो बेचोगे नहीं, बाहर बेचोगे तभी तो आपकी जो विदेशी मुद्रा है, ठीक है ना, फॉरेन कैपिटल है, वो बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो ही आप व्यापार भी कर सकते हो, तो ही आप चीजों का लेन देन कर सकते हो, तो ही आप उनसे हेल्प मांग सकते हो इन कंडीशन ऑफ एनी ट्रबल, या कोई डिस्ट्रक्शन हो, या कोई प्राकृतिक आपदाएं हो, नेचुरल डिजास्टर हो, ऐसी कंडीशन में आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। वो तभी पॉसिबल है जब आपके विदेश संबंध अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक में ये बताया गया है कि भाई देश के लिए कितना जरूरी है बॉन्डिंग बनाना या विदेश संबंध बनाना कितना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी, ठीक है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो चाहे आपका शीत युद्ध हो, जिसको कोल्ड वॉर बोलते हैं, आपका शीत युद्ध के टाइम पे भी अमेरिका ने, ठीक है ना, और यूएसएसआर ने भी अपने अलग अलग कंट्रीज के साथ बॉन्डिंग बनाई थी। क्यों बनाई थी? सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए, कि भाई युद्ध के टाइम पे उनके काम आ सके। ठीक है ना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में इतनी ही बातें बताई गई हैं आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत आप रीड आउट कर सकते हो, बट इसमें से कुछ खास आपको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गुट निरपेक्षता की नीति। इस पे हम बात कर लेते हैं ऑलरेडी, लेकिन अगर मैं बात करूं, जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा गुट निरपेक्षता की नीति। देखो, इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपने शीत युद्ध फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कोल्ड वॉर का टाइम था, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे पूरी दुनिया जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक थी आपकी यानी कि दो गुट में डिवाइड हो गए थे, यानी कि दो ध्रुव में डिवाइड हो गए थे। एक था आपका यूएसए के सपोर्टर, एक था आपका यूएसएसआर के सपोर्टर थे। तो ऐसी कंडीशन में ना हर किसी कंट्री के पास सिर्फ एक ही दो ही ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका में जाए या फिर वो यूएसएसआर में जाए। लेकिन ऐसी कंडीशन में भारत सामने आया और उसने गुट निरपेक्षता यानी कि NAM
नाम को सामने लेके आया, जब तो बोलते गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्ष जिसको सामने लेके आया। इसमें क्या था, गुट निरपेक्ष, गुट मतलब होता है ग्रुप, निरपेक्ष यानी कि किसी भी गुट का पक्ष नहीं लेंगे। गुट मतलब ये अलग अलग गुट है, गुट का मतलब है ग्रुप पार्ट। तो ये यूएसए, यूएसएसआर, जहां पे पूरी दुनिया के सामने दो ऑप्शन थे कि भाई वो या तो यूएसए में जाए या यूएसएसआर में जाए शीत युद्ध के टाइम पे, वही कह रहा है कि भारत ने लोगों के सामने तीसरा ऑप्शन लेके आ गया कि भाई अगर जिसको अमेरिका में नहीं जाना, यूएसएसआर में नहीं जाना, वो किस में आ सकता है, आपका गुट निरपेक्षता में। जो शांति चाहता है, जो चाहता है कि युद्ध ना हो, वो किस में आ जाए, गुट निरपेक्ष में आ जाए। तो ऐसे करते करते ना भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को जन्म दिया, ये कह सकते हो, ठीक है ना। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को अपनाया, और साथ साथ में ये कहा गया कि भाई जितने भी एशिया और अफ्रीका के देश हैं, जितने भी नव स्वतंत्र देश हैं, जितने भी नए देश हैं, ये सब जो है वो गुट निरपेक्ष में आएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी आजादी हासिल करी है, तो इनके लिए लड़ना या अपने संसाधन दूसरों को देना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए क्या किया था, जितने भी अफ्रीका के, एशिया के जितने भी देश थे, आधे से ज्यादा देशों ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था कि भाई ठीक है, शांति व्यवस्था ही बेटर है लड़ने से अच्छा, ठीक है ना। तो ये गुट निरपेक्षता की नीति ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एक चीज ये हाईलाइट करना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने INA यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था, ये भी अपने विदेश संबंध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया था। तो इसको हाईलाइट कर देना, पहले ही पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन है, इसको हाईलाइट कर देना। पूछ लेते हैं बाई चांस 1 मार्क्स में कि INA का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपके 1 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेहरू, ये नेक्स्ट पॉइंट है आपके नेहरू की भूमिका। इसको भी आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि गुट निरपेक्षता में ही नेहरू की नीति आ चुकी है कि भाई नेहरू ने मेन उनका आजादी के बाद क्या फोकस था कि हमें बस डेवलपमेंट करना है, और जो भी काम करना है वो सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए करना है, या फिर ये कह लो कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए करना है। ये नेहरू की पॉलिसी थी कि भाई शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, हमें इन मसलों में नहीं पड़ना, मतलब ये शीत युद्ध जो चल रहा है अमेरिका, यूएसए, इन मामलों में नहीं जाना, हमें सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ये नेहरू की भूमिका थी, और उस टाइम पे लोग सपोर्टर भी थे नेहरू के, क्योंकि उनकी बात भी ठीक थी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका 2 खेमों से दूरी, ठीक है। ये हम जो है, मैं इसके बारे में हल्का सा बताया था आपको, 2 खेमों से दूरी, तो मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी बताता हूँ कि जो आपका शीत युद्ध का टाइम था, शीत युद्ध के टाइम पे आपको पता ही है कि भाई 2 खेमे बन चुके थे, यानी कि 2 पोल्स बन चुके थे आपके, यूएसए और यूएसएसआर बन चुका था, ठीक है ना। तो शीत युद्ध के टाइम पे पूरी दुनिया के सामने 2 ऑप्शन थे, तो ऐसी कंडीशन में भारत ने क्या रखा, दोनों खेमों से दूरी की, भाई मुझे इस खेमे में नहीं जाना, मुझे इसमें भी नहीं जाना, मुझे बिल्कुल अलग रहना है, मुझे शांति व्यवस्था चाहिए, मुझे डेवलपमेंट चाहिए, मुझे अपनी इकोनॉमी ग्रो करनी है। भारत ने इस कंडीशन में फोकस किया अपना, तो उसने डिसाइड किया कि भाई मुझे ना ही नाटो, सीटो, सेंटो, ये आपने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, भाई यूएसए के जो वो थे नाटो हो गया, सीटो, सेंटो, ये सब उसके सैन्य संगठन थे, और यूएसएसआर का सैन्य संगठन आपका वार्सा पैक्ट था। इसके बारे में आप ऑलरेडी पुराने चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है ना, वार्सा पैक्ट था। तो ऐसी कंडीशन में भारत ने बोला कि भाई मुझे इन किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होना, मुझे बस दोनों खेमों से दूरी चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, देखोगे हम आगे आओगे टॉपिक में, तो आगे ना आपका टॉपिक है ये रहा, देखो, हाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका आया है, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आप कह सकते हो कि ये आपने नहीं पढ़ा, तो इस पे आप टिक कर लो, ये इंपोर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 4 में भी आ सकता है, आपका एफ्रो एशियाई एकता, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, एफ्रो एशियाई एकता। और साथ साथ में देखिए, देखो एफ्रो एशियाई एकता ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। अब जरा बुक पे ध्यान देंगे सारे के सारे, ठीक है, इसमें कुछ डेट्स हैं, कुछ चीजें हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे आप इंपॉर्टेंट टिक कर लेना, क्योंकि ये चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो इस पे आप ध्यान देंगे, इस पे आप अच्छे तरीके से टिक कर सकते हो। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो क्या नेहरू ने क्या सोचा, नेहरू ने सोचा कि भाई हम सब जितने भी जो एशिया और अफ्रीका के देश हैं, देखो अगर मैं वर्ल्ड मैप बनाऊं तो वर्ल्ड मैप में ये आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, ठीक है, और ये गल्फ कंट्री हो गया, और ये आपका एशिया हो गया, ठीक है ना, ये चाइना वगैरह हो गए, ठीक, और यूरोप हो गया, रशिया हो गए, ये सब वर्ल्ड मैप है, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए अफ्रीका की और एशिया की, तो यहाँ पे वो कंट्रीज है
जो नव स्वतंत्र थी यानी कि नए थे, इनकी अर्थव्यवस्था डाउन थी, यहाँ पे वो देश है। अब इन सब देशों ने मिलकर सोचा कि यार पूरे वर्ल्ड तो इसमें बिजी है, शीत युद्ध बिजी है, तो हम एक काम करते हैं ना, हम उन सबसे अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट में ध्यान देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। तो ऐसे ही कह रहा है कि ना एफ्रो एशियाई एकता को बढ़ावा देने के लिए, एफ्रो मतलब अफ्रीका, एशिया मतलब एशिया, ठीक है ना, इन दोनों की एकता को बढ़ावा देने के लिए नेहरू ने डिसाइड किया कि भाई हम सब ना एक मीटिंग रखेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे। तो आप इस पर देख सकते हो कि यहाँ पे एफ्रो एशिया सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना, 1955 में। इसको बुक देखो आप एक बार, तो जो आप बुक देखोगे, बुक में ऑलरेडी बताया दिखाया हुआ है, इसमें देखो, इसको हाईलाइट कर लेना कि भाई ये रहा तीसरी चौथी लाइन में क्या कह रहा है कि ना भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन यानी कि एशियन रिलायंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर डाला। इस पर हाईलाइट कर लेना, ये 1 मार्क्स में आपका पूछ सकते हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जबकि अभी भारत को आजादी मिलने 5 महीने शेष थे, लेकिन भारत ने इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया। तो मतलब भारत ये चाह रहा था कि भाई जिस तरीके से मैं गुलाम बनाऊं उस तरीके से कोई और गुलाम बने ही ना, इसलिए भारत ने ना जितने भी छोटी छोटी कंट्रीज हैं इनको भी सपोर्ट किया। और भारत ने क्या किया, इसको लेना कि भाई ये ना कि पूरी दुनिया में दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया, और साथ साथ में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। तो यहाँ पे आप एक डेट डाल लेंगे कि भाई 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन, ठीक है ना, एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था आपका 1955 में, कहाँ पे, बांडुंग में, ठीक है। तो इस पर टिक कर लेना, ये आपका 1 मार्क्स में आता है कि भाई एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप लिख दोगे बांडुंग में हुआ था, और कहाँ पे, 1955 में किया गया था। अब ये जो टॉपिक है एफ्रो एशियाई सम्मेलन जो था, इसका मेन मुद्दा क्या था, इसका मेन मुद्दा था अफ्रीका और एशिया के देशों के मध्य दोस्ती बढ़ाना, या उनकी जो वो है बॉन्डिंग या एकता, उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन वो था, ठीक है, क्या कहते हैं, मोटिव, मेन उद्देश्य था इसका, ठीक है। ऐसे ही इसमें पूछते हैं कि भाई इसी सम्मेलन में, ये ध्यान रखना, ध्यान समझना ये चीज, इसी सम्मेलन में क्या हुआ था, आपकी जो नाम है गुट निरपेक्ष है, नाम की नींव रखी गई थी, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे नाम की स्थापना की गई थी कि भाई एफ्रो एशिया सम्मेलन बुलाया गया भाई, जैसे कि मान लिया जैसे एशिया और अफ्रीका के देश आए हैं, तो ये सब ना मीटिंग कर रहे हैं कि भाई एफ्रो एशियाई सम्मेलन है, हम सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, लड़ाई में ध्यान देंगे, जो ये शीत युद्ध चल रहा है शीत युद्ध से दूर रहेंगे, ये सब डिसाइड किया गया था इस मीटिंग में। अब बात करते हैं कि भाई इसी मीटिंग में ना उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम बात ऐसा कर रहे हैं तो क्यों ना एक ग्रुप ही क्यों ना बनाया जाए, एक संगठन ही क्यों ना बनाया जाए, या एक ऐसा कैटेगरी क्यों ना बनाई जाए जो कि लोगों के सामने रखी जाए। तीसरा विकल्प बन के, पहला विकल्प तो यूएसए था शीत युद्ध के टाइम पे, दूसरा विकल्प आपका यूएसएसआर था, तीसरा विकल्प था आपका डायरेक्ट ये, तीसरा विकल्प क्या बन गया था आपका, नाम। तो नाम की स्थापना के पीछे कारण क्या था, तो नाम की स्थापना के पीछे मेन रीजन ये था कि जो एफ्रो और एशियाई सम्मेलन हुआ है ना, इसको और बढ़ाना, इसमें और देश इन्वॉल्व करना, कि भाई बाकी देश जो शांति चाहते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए नाम में। तो आप लिखोगे कि भाई 1955 में ही जब एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में नाम की भी स्थापना कर दी गई थी, यानी कि किसकी, गुट निरपेक्ष की, ठीक है, गुट निरपेक्ष की इसमें स्थापना कर दी गई थी। और गुट निरपेक्ष का पहला सम्मेलन या पहली मीटिंग जो है इसकी कब हुई थी, 1961 में। कब, 1961 में। कहाँ पे हुई थी, बेलग्रेड में, ठीक है। ये बुक में ऑलरेडी टॉपिक में दे रखा है, आप इसको टिक कर लेना, ठीक है ना। 1961 में बेलग्रेड में जो है वो उसकी स्थापना की गई थी। तो आप एक बार बुक ओपन कर लो, इसी टॉपिक में देखो, लास्ट में दे रखा है आपका, बेलग्रेड में दे रखा है। मैं पढ़ रहा हूँ, उसको रिपीट कर रहा हूँ। देखो, बांडुंग सम्मेलन में ही, लास्ट की लाइन है, बांडुंग सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी, और गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि भाई गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो मेन भूमिका निभाई वो जवाहरलाल नेहरू ने निभाई थी। तो आप ये लिख दोगे इस टॉपिक में, जो एफ्रो एशियाई टॉपिक है, इस वाले टॉपिक में जो 2 मार्क्स के या 4 मार्क्स का एक टॉपिक आता है वो यही आता है कि एफ्रो एशियाई एकता जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसके उद्देश्य में आप ये लिख सकते हो कि इसका उद्देश्य जो था कि बस सिर्फ एशिया और अफ्रीका के देशों को एक साथ लेके आना था और एक साथ मिलकर विकास करना था, और साथ साथ में
इन खेमों से दूरी बनाए रखना इनका मेन उद्देश्य, ताकि हमें युद्ध में फोकस नहीं करना, हमें जो है डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। ठीक है, ऐसे करते करते 1955 में ही इसी सम्मेलन के दौरान जो है वो नाम की नींव पड़ी थी, यानी कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन बना, गुट निरपेक्ष जो ग्रुप बना, उस ग्रुप की नींव इसी इसमें पड़ी। और इसकी जो पहली मीटिंग थी गुट निरपेक्षता की, वो फिर बाद में हुई आगे चल के, कहाँ पे, 1961 में बेलग्रेड में हुई। तो ये हमारा पहला टॉपिक, इसका जो पहला तो नहीं कहेंगे इसको, चौथा पांचवा टॉपिक था, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे पहले भी जो बाकी टॉपिक थे वो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं, इनको सिर्फ रीड आउट करना है आपको, इनके बारे में ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि आपने अगर पहले पढ़ रखे हैं तो ही स्किप करना है, बट अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखा है तो इनको जरूर पढ़ना। ठीक है, सो चीज क्या है कि भाई आपको इनको ज्यादा ध्यान ना देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आपको सबसे पहले ध्यान देना इस वाले टॉपिक पे, अफ्रो एशियाई एकता वाले टॉपिक पे। इसको आप इंपोर्टेंट टिक कर लो, इसमें से छोटे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन फिर भी 3 मार्क्स 2 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है चीन के साथ शांति और संघर्ष। तो इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो, ज्यादा बोरिंग ना हो, इसलिए हम जो है इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो चीन के साथ जो शांति है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपना, क्योंकि चाइना के बारे में, उसमें तिब्बत भी पढ़ोगे आप, चाइना और हम पहले इंडिया के साथ चाइना के बॉन्डिंग कैसी थी, ठीक है, बाद में कैसे युद्ध में कन्वर्ट हुआ वो पढ़ेंगे। इसी में आप दलाई लामा और तिब्बत का मुद्दा भी पढ़ोगे कि तिब्बत ने भारत क्यों आया, कैसे हेल्प मांगी, क्या टॉपिक था, वो भी उसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो वो भी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए मैंने आपको इतना ही समझा दिया कि ये आपका स्टार्टिंग हो चुकी है चैप्टर की। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीजें समझ आई होंगी। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और अभी भी कह रहा हूँ कि जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखें, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तब तक के लिए राधे राधे।